अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नए दिन का आगाज़ करेंगे हमारी रमज़ानुल मुबारक इस खुसूसी ट्रांसमिशन से। शहर रमज़ान हमारी ट्रांसमिशन का नाम है, जो कि ATV के तवस्सुत से पेश की जा रही है, जिसमें सबसे अच्छी बात यह होती है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेहमानों से हमारी मुलाकात होती है और बहुत मज़ेदार पकवान भी सीखते हैं जो हमारी सहर और इफ्तार में काम आते हैं। मेरे साथ मौजूद है फारूक हसन और हम दोनों मिलकर इस ट्रांसमिशन को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता है कि आपका माह सियाम अच्छा गुजर रहा होगा। बिल्कुल समरा ने बिल्कुल सही कहा कि हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि इस ट्रांसमिशन से फैज़ हासिल हो हम सबको, और जो हमारे यहाँ मेहमान शख्सियात आती हैं वो अपने अपने ख्यालात का इज़हार करती हैं। आज के दिन का, आज के रोज़े का आगाज़ मैं इस थॉट के साथ करूँगा समरा। हाँ जी, और वो अच्छी बात यह है कि ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं ये हम सबकी शनाख्त है, हमारी पहचान है। बिल्कुल। और यकीनन जो आजकल की जनरेशन है, ऑब्वियसली उसने वो दौर नहीं देखा जब हमने कुर्बानियाँ देके, हमारे असलाफ ने, हमारे आबा व अजदाद ने ये मुल्क हासिल किया, और यकीनन वो एक मंजर था और ये बड़ी तकलीफ दे दास्तान है। तो आज़ादी की एक कीमत होती है जो हमारे आबा व अजदाद ने अदा की। बिल्कुल। अब ये लेगेसी को आगे लेके जाना हम सब पे फ़र्ज़ है और आज़ादी की कीमत हम कभी नहीं चुका सकते। इसीलिए ये जो शनाख्त है, ये जो हमारी पहचान है, इसको हमेशा अपनाया करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान है तो आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपकी नौकरी लगी हुई है, आपका कारोबार चल रहा है, हम यहाँ टीवी पे बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान ना होता तो हो सकता है पता नहीं। और एक आजाद फिजा में सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। इस चीज का अंदाजा हमसे बेहतर कोई नहीं करेगा, और खास तौर पे वो लोग जिनको इस वक्त आजादी नहीं मिली। जैसे अगर कश्मीर के हवाले से बात करें, हमसाये में ये कश्मीर में आप देखें जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जो लॉकडाउन का है, कि कुछ नहीं कर सकते, सांस लेना दूभर है वहाँ पे। बिल्कुल। और रोज़ाना वहाँ पे अजीब अजीब किस्म की हम दास्तानें जुल्म बर्बरियत की सुनते हैं। तो आज़ादी जो है इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, इसकी कदर करें, इसकी कदर करें। तो इस थॉट के साथ मैंने कहा कि आज के दिन का आगाज़ करें। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एज यूजुअल हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो अपनी किताब के जरिए, जिसका नाम है दवा ग़िज़ा और शिफा, उसके हवाले से हमें बहुत कुछ बताते हैं, टिप्स देते हैं हेल्थ के हवाले से, और कोई अच्छा सा फल भी। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और पूछते हैं आज वो हमें क्या बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा आपके रोजे अच्छे गुजरे? जी बहुत अच्छे। कल आपने पकौड़े तो नहीं खाए थे? नहीं, थोड़े से मासूमियत से कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल सादा खुराक है, तो इसलिए मैं हमेशा चेक रखता हूँ कि ये अमल करते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। ख़ातिन हज़रात, हमारी आज की ट्रांसलेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से होगा, और उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा इस सादत को हासिल करने के लिए कारी बुजुर्ग शाह अल अज़हरी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से कि वो ये सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم ما
في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظीम। जज़ाकल्लाह। सूरह लुक़मान की आयत थी, इसका तर्जुमा है, क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ने तुम्हारे काबू में कर दिया है और तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि खुदा के बारे में झगड़ते हैं, ना इल्म रखते हैं और ना हिदायत और ना किताब रोशन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह। कारी साहब, आज के दिन का इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हमने बड़े अल्लाह ताला के बरकत नाम से किया। मैं चाहूँगा कि आप एक हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर आप पेश कर दें तो चार चांद लग जाएंगे। जी इंशाअल्लाह। जी मैं पेश करता हूँ। यकी है जहाँ में, यकी है जहाँ में मुहम्मद की जैसा हुआ है न होगा। नबी सब है बरहक मगर मुस्तफ़ा सा हुआ है न होगा। हुए है हवाओं फज़ा कहकशाओं पे कैसे वो हावी। हुए हैं हवाओं फज़ा कहकशाओं पे कैसे वो हावी। बजुज़ उनके आलम में दूल्हा दना का हुआ है न होगा। बजुज़ उनके आलम में दूल्हा दना का हुआ है न होगा। सभी अंबिया ने सभी ने ये माना वो आका है सबके। सभी अंबिया ने सभी ने ये माना वो आका है सबके। जहान उमम में कोई ऐसा आका हुआ है न होगा। जहान उमम में कोई ऐसा आका हुआ है न होगा। मकाम उनका आला मनसब निराला बड़ी शान वाला। मकाम उनका आला मनसब निराला बड़ी शान वाला। बुलंद उनका रुतबा मसील उनका पैदा हुआ है न होगा। बुलंद उनका रुतबा मसील उनका पैदा हुआ है न होगा।
वकुल अंबिया में लक़ब पाने वाला खैरुर रसूल का। वकुल अंबिया में लक़ब पाने वाला खैरुर रसूल का। नबी उनके जैसा रसूल उनके जैसा हुआ है न होगा। नबी उनके जैसा रसूल उनके जैसा हुआ है न होगा। जो देखा नबी को कहा उम्मे माबद ने अपनी जुबान से। जो देखा नबी को कहा उम्मे माबद ने अपनी जुबान से। हंसी इनके जैसा जमील इनके जैसा हुआ है न होगा। हसीन इनके जैसा जमील इनके जैसा हुआ है न होगा। लिए आस दिल में नबी के करम का के कहता है कारी। लिए आस दिल में नबी के करम का के कहता है कारी। गनी उनके जैसा सखी उनके जैसा हुआ है न होगा। गनी उनके जैसा सखी उनके जैसा हुआ है न होगा। यकीन है जहां में मुहम्मद के जैसा हुआ है न होगा। नबी सब है बरहक मगर मुस्तफ़ा सा मगर मुस्तफ़ा सा हुआ है न होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ चलेंगे एक ब्रेक पर। उतनी देर में आप एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय करें, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी रहेगी। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है शहर रमज़ान के नाम से टीवी की तवज्जो से। हमारे साथ अब जो मेहमान हैं वो ज़ाहिर है हमारे डॉक्टर साहब हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। हिलाल-ए-इम्तियाज़, सितारा-ए-इम्तियाज़ हासिल किया है, बहुत बड़े बड़े एजाज हैं, इम्तियाजी शख्सियत हैं, इम्तियाजी शख्सियत हैं बेशक। सोशल वर्कर भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं, और आज दवाओं के साइड इफेक्ट्स या दवाओं के हवाले से आज डॉक्टर साहब आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी ऑफ एयर डिस्कशन हो रही थी। हमने ये सोचा कि हम बहुत सी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन हम पास तजर्बे पे जाते हैं कि जी पिछली दफ़ा जब मुझे बुखार हुआ था मैंने ये दवाई इस्तेमाल की थी और मैं 2 दिन में ठीक हो गया था, अब यही करनी चाहिए और अगली दफ़ा भी, और फिर दूसरों को मशवरा भी देते हैं कि आपको भी अगर हो ना तो ये अलामात हो तो ये करें। तो ऑब्वियसली दवाइयों के क्योंकि केमिकल होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो अगर तो वो आप पे असर कर गई दवाई और आप ठीक हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और कई बार तो होता है असर नहीं करती और फिर कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, किन किन दवाइयों से पैदा होते हैं, ये आज हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब इस पर ज़रा रोशनी फेंकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने जो वतन से मोहब्बत की बात की शुरू की, उसको मैं आगे थोड़ी सी बात बढ़ानी सर इजाज़त हो तो आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। जो कुछ हम हैं, जो कुछ अल्लाह ने दिया है इस मुल्क की वजह से दिया है। बेशक। तो मेरे वालिद साहब हिजरत करके आए थे इंडिया से, अच्छा, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से रास्ते में हमने अपने अजीज़ों को प्यारों को दफनाते हुए, यानी पंजाब होशियारपुर के शहर से लाहौर आते आते वो कहते कि पैदल चलते हुए हमें 2 महीने लगे। तो वालिद साहब माशाल्लाह हयात हैं, एक ही सबक दिया उन्होंने कि बेटा इस मुल्क का कर्ज है, पाकिस्तान से पहले हम कुछ भी नहीं थे, जो कुछ दिया है पाकिस्तान ने दिया है, तो इस मुल्क की कदर करना है और इस मुल्क के बाशिंदों की खिदमत करनी है। बिल्कुल। तो उसी बात को आगे मैंने दुनिया में जाके बेवतनों को देखा है, तुर्की में, शाम में, रोहिंग्या मुसलमानों को जिनका वतन नहीं होता उनका कोई हाल नहीं होता, उनका कोई वारिस कोई वाली वारिस नहीं होता, कैसे वो एक
मतलब है बड़े बुरे घर छोड़ के एक टेंट में पड़े हुए हैं और जिस तरीके से फिर उनका साला साल उन्हें रहना पड़ता है। तो इसलिए इस वक्त वतन की कदर करनी चाहिए। इस जो इस मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं तो मेरा तो दिल करता है कि उनसे जाके पूछूं कि इससे पहले आप क्या थे। सही कह रहे तो अब असली टॉपिक, अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे आमीन, और आमीन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड है कि दवाइयों के इस्तेमाल से सारी किताब जो जिसके बारे में आप बात करते हैं, दवा ग़िज़ा शिफा, इसका बुनियादी मकसद ही ये है कि दवाइयों का सही इस्तेमाल किया जाए। सही सॉरी, दवाई जो है एक केमिकल है, सिंथेटिक केमिकल है। वो हम जब लेते हैं तो दवाई असर करती है जिस्म पे, जिस बीमारी के ख़िलाफ़ ले रहे हैं उस पर भी असर करती है, मगर साथ साथ साइड इफ़ेक्ट, कोई मुज़र असरात भी वो छोड़ जाती है जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। देखिए, अगर आप पेनिसिलिन की दवाई ले रहे हैं या एंटीबायोटिक ले रहे हैं, एलर्जी का टेस्ट नहीं किया, एस्प्रीन खाने से, एस्प्रीन बच्चों को कहते हैं कंट्रा इंडिकेटेड है कि बच्चे कभी भी एस्प्रीन ना लें, तो उससे ब्लीडिंग हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि खून पतला हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बच्चों में हो सकता है, यानी एसाबी कमजोरी या नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आपको अल्सर है तो आपने एस्प्रीन ली है तो अल्सर फट सकता है, तो हमने केसेस देखे हैं। तो इसी तरीके से आजकल जो वैक्सीनेशन चल रही है, शुरू में वैक्सीन के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आए कि बेल्स पॉलिसी, चेहरा मुड़ गया, इंग्लैंड में रिपोर्ट हुए, फिर एलर्जिक रिएक्शन रिपोर्ट हुए, और फिर ऑस्ट्रिया में तो कई लोगों की वैक्सीन लगाते ही डेथ हो गई। तो अच्छा, ये है कि आपको पता होता है कि फ़लाँ दवाई से मुझे एलर्जी है। बाज़ लोग बताते हैं कि मुझे डिक्लोफेनाक सोडियम से एलर्जी है, पैरास्टामोल से एलर्जी है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आपको बताना चाहिए कि डॉक्टर साहब ये दवाई ना लिखना, मुझे इससे एलर्जी है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये सारा। और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए जो है, अगर आपने कोई दवाई खाई है, फ़ौरन आप महसूस करते हैं कि तबीयत ख़राब हो रही है, मतली हो रही है, आपके जिस्म पे धप्पड़ वगैरह आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो उस दवाई को फ़ौरन बंद कर देना चाहिए और उसके साथ कोई एंटी एलर्जी वगैरह दवाई ले लेनी चाहिए। और देखें, अब ज़ुकाम है, सिंपल आपको ज़ुकाम हो गया तो वो बाज़ जो क्वैक्स हैं आपको दवाइयों की कॉकटेल बना के दे देते हैं, जिसमें दर्द वाली भी दवाई होगी, एंटीबायोटिक भी होगी, और साथ वो स्टीराइड भी दे देते हैं ताकि कोई जल्दी आराम आ जाए। और बंदा कहता है कि जल्दी आराम आ गया जी, डॉक्टर ने फलान दवाई दी थी। अभी आपने देखा होगा कि वो एक वीडियो क्लिप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की चली, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे कोरोना हो गया और मैं गया तो मुझे इस तरीके से एंटीबायोटिक ओवरलोड किया गया कि मेरा जो है ना, मेरे गुर्दे जो है ना, देखें। और फिर दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट मेन कहाँ होते हैं, आपके लिवर को इफ़ेक्ट करती है। लिवर जो है आपका, जिगर जो है आपकी, ये मेन फैक्ट्री है और वहाँ सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं और वो इफ़ेक्ट करती है, आपके गुर्दों को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए दवाइयों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दवाई उसी वक्त ली जाए जब उसकी ज़रूरत हो। जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है वो आपकी हेल्थ को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, हमारी एक बहुत बुरी आदत होती है, एक दवा खाई, हमसे सब्र नहीं होता कि वो असर करेगी, नहीं असर कर रही है, हमने फौरी तौर के ऊपर थोड़ी देर में दोबारा एक और डोज उसकी ले ली। डॉक्टर साहब, वो भी मेरे ख्याल से खतरनाक है। देखें, वो सारी दवाइयों का बताते हैं ना कि सुबह दोपहर शाम लेनी है, या सुबह शाम लेनी है, या सहरी के वक्त लेनी है। ये तीनों एक साथ अक्सर लोग ले लेते हैं। नहीं, उसका तो फिर उल्टा रिएक्शन। मतलब ये वही है कि आप अगले 2 दिन का खाना एक वक्त में खा रहे हैं। एक वक्त में खा रहे हैं, तो यही टाइम बचाने के लिए। और फिर वो खाना तो चले, तो हो सकता है ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ये तो केमिकल है, ये तो आपको डेफिनेटली आपके जिस्म और एक्सपायरी डेट्स मेरे ख्याल से बहुत जरूरी देखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर साहब, ये जो समरा बता रही है कि हम लोग आम रोजमर्रा की जिंदगी जब केमिस्ट पे जाते हैं, दवाई खरीदते हैं, हम कभी भी एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते हैं। हम हमेशा कहते हैं अच्छा ये दवाई दे दो, जो डॉक्टर ने उसका दिया था ले लेते हैं। और अगर एक्सपायर्ड दवाई जो है उसका मेरे ख्याल में डबल नुकसान हो सकता है। उसका तो डबल नुकसान हो सकता है ना जी, वो तो ज़रूर नुकसान होगी। तो मतलब उन्होंने लिख के आपको दे दिया हुआ है कि ये मेडिसिन अगर 31 जनवरी के बाद इस्तेमाल होगी तो इसका नुकसान होगा, ये उसके बाद फारिग होगी, एफिकेसी अपनी
खो चुकी है, तो इसलिए एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। क्योंकि अक्सर हमारा होता यही है कि हम जी। सिर्फ मेडिसिन खा लेते हैं, हम उसके पीछे की वो जो एक्सपायरी डेट, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ही वो अंदर वो छपी हुई Fine होती print है, होता है। फाइन जी, प्रिंट जी। होता है सिल्वर सी पन्नी के ऊपर, वो आपको नजर भी नहीं आ रहा होता, तो आप इतना एफर्ट ही नहीं करते उसको जरा फोकस करने के और लिए। फिर डॉक्टर आपको बताता है कि फलां दवाई आपने खानी है, खाने के साथ लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने से सोते पहले हुए लेनी लेनी है, ये भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताइए, एक दफ़ा आप अगर बीमार हो जाए और आपको एक दवाई से फ़र्क पड़ा है, तो दूसरी बार वो दवाई क्यों नहीं असर करती है? और देखें वो तो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है ना, बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं आपका सिस्टम इम्यून हो जाता है। सिस्टम आपका है, आपकी इम्यूनिटी जो है दवाई से बेहतर हो गई है अगर, तो दूसरी दफ़ा लेंगे तो बेहतर है कि डॉक्टर के मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि वो बेहतर डॉक्टर जज है कि आपको बता सकता है आपके जिस्म के लिए कौन सी चीज़ मुफीद है कौन सी नहीं। और बाज़ लोग ये भी करते हैं कि जी मेरे सर में दर्द हुआ, मैंने सेप्ट्रॉन खा ली। अब भाई सर दर्द का सेप्ट्रॉन से क्या ताल्लुक है? वो तो एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक दवाइयों के इस्तेमाल में भी बहुत ज़्यादा जुडिशियस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसके कॉशियस होना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ बहुत अच्छी चीज़ है, एलोपैथिक मेडिसिन की बुनियाद हैं और इससे इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं, मगर उसी वक्त इस्तेमाल की जब ज़रूरत हो। अब जुकाम क्या है, एक एबो वायरस की वजह से होता है कि अगर हीट सेंसिटिव वायरस है उसमें आप स्टीम इनहेलेशन लें या कोई इस तरीके से कावा वगैरह इस्तेमाल कर लें तो वो ठीक हो जाता है, या कोई पैनाडोल, उसमें एंटीबायोटिक भी लेना, एंटी एलर्जी भी लेना और फिर स्टीरॉइड भी इस्तेमाल करना, वो तो सेहत का ज़िया है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब बताइएगा, अक्सर लोगों की आदत होती है दवाओं को जब खाते हैं तो मुख्तलिफ लिक्विड्स के साथ खा रहे होते हैं, कभी पानी तो कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी दूध, तो कौन सी चीज़ आप समझते हैं कि सबसे सेफेस्ट है? क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि आपको कहा जाता है कि जी ये दवा सिर्फ आपने दूध के साथ ही लेनी है, और कुछ दवाएं जो सिर्फ पानी के साथ, लोग तो अक्सर चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक के साथ भी दवाएं खा रहे होते हैं, या खाली भी बगैर किसी चीज़ के भी फांक लेते हैं। बेहतर अब बाज़ मैंने देखा है कि लोग 5-4 फांक रहे हैं, इसी तरीके से वो निकल रहे हैं, तो बेहतर है वैसे लिक्विड। बाज़ कुछ दवाइयाँ हैं जो दूध वगैरह के साथ कहा जाता है, जैसे एंटासिड्स वगैरह है, अदरवाइज तो ज्यादातर दवाइयाँ पानी के साथ खाली पानी या किसके बगैर अगर लें तो वो सही नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जिनकी तासीर गर्म और स्ट्रांग होती है उसको दूध के साथ कहते हैं। देखें पानी का फुल ग्लास आप लें तो उससे जो है ना फायदा होता है, अदरवाइज तो इस तरह की कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा कोई फार्मूला है कि एलोपैथी और होम्योपैथी इसका एक अरसे से चलता आ रहा है, कब इस्तेमाल आपको होम्योपैथी करनी चाहिए और कब आपको एलोपैथी करनी चाहिए? देखें बाज़ तो दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल करें, सबसे पहले ये एक गोल्डन प्रिंसिपल याद करें, उसी वक्त इस्तेमाल की जब उसकी जरूरत है, और डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। और जो है बाकी बाज़ देखें तमाम तरीका है इलाज जो मुस्तामल हैं उनका फ़ायदा है, हर्बल दवाइयों में भी शफा है, बाज़ लोगों को सूट कर जाती हैं होम्योपैथिक दवाएं, तो वो भी उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है और उनके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप हर्बल दवाई इस्तेमाल कर लें, होम्योपैथिक कर लें, एलोपैथिक कर लें, जिससे फ़ायदा हो वो आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आज भी बहुत कुछ अच्छा हमने सीखा है, ये ख़ास तौर पे दवाइयों के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर घर में मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं और बीमार लोग होते हैं तो वो दवाइयों की तरफ सबसे पहले जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो बातें हुई हैं उनको ज़रूर एग्जैक्टली उन पर अमल करें। इसी के साथ यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारा एक अच्छा सा प्रोग्राम एंजॉय कर उसके बाद आते हैं हमारी रमज़ान और मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। सब जानते हैं आप लोग कि रमज़ान मुबारक का खुसूसी जो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला है ये चल रहा है और इस वक्त हमारा गेस्ट सेगमेंट है, हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। फारूक, तो चले उनकी तरफ। जी जी बिल्कुल, मेहमान की तरफ चलते, क्या उन्हें यहीं पे बुलवा लेते हैं, बल्कि बिठा देते हैं। चले जैसा आप कहें। ठीक है, तो और आज आपके लिए भी बड़ी फायदेमंद होने वाली है उनके साथ जितनी भी हमारी गुफ्तगू होगी, बिकॉज आई नो आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप जो भी खाते पीते उसके बाद आपको वॉक एंड एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा रहता है। खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन वॉक एंड एक्सरसाइज का एग्जैक्टली। तो आज जो हमारे साथ मेहमान है, शी इज बेसिकली अ फिजियोथेरेपिस्ट और अगर देखा जाए तो शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इसी प्रोफेशन के अंदर। उन्होंने शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से मिला उनको, शिफा से एग्जैक्टली। और अभी जो है उन्होंने मास्टर्स भी किया है न्यूरोमस्कुलर फिजिकल थेरेपी में रिफा हॉस्पिटल से, इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, एंड करंटली वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं इन वेलनेस लाउंज। तो बहुत जबरदस्त उनका एक रिज्यूमे हमारे
पास मौजूद है, तो आइए पूछते हैं कि उनका इस तरह का क्या एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से और आज हम उनसे क्या कुछ नहीं सीख सकते। तो हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा अली नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैंने इंट्रो इतना लंबा पढ़ के सुनाया, मैं तो सोचा था पहला सवाल ये करूं कि शिफा और रिफा के बाद अब खफा तो नहीं है? नहीं, मैंने अभी इसके बाद भी पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट करना है, माशाल्लाह, लॉन्ग वे टू गो। या तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है बनना, ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एमडी मेडिकल डॉक्टर? और थोड़ा पहले ये समझा दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता हो कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट? ओके, सो बेसिकली आपके कॉलेज लेवल पे तो आपको प्री मेडिकल में ही रहना पड़ता है। उसके बाद आपके जब एंट्री टेस्ट होते हैं तो उसके अंदर आप डीपीटी के अंदर जाते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोग्राम। बेसिकली 5 इयर्स प्रोग्राम होता है जो कि 10 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। अब बहुत ही डिफरेंट फील्ड है एमबीबीएस, बीडीएस, फार्मडी से, बिकॉज ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है। सेकेंडली वी डोंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। बेसिकली एक्सरसाइज के थ्रू आप किसी भी डिजीज को किस तरीके से ट्रीट करते हैं ये उस पर जो है कह लें कि डिपेंडेंट होता है। अच्छा। और सेकेंड चीज़ जो इसके बारे में बहुत अच्छी है, जिस वजह से मैं भी इसमें आई थी, वो ये है कि सर्जरी और खून और नीडल्स, उन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है लोगों बहुत को। मुझे एग्जैक्टली मुझे खुद एक फोबिया था। मुझे भी टीकों से बहुत मुझे भी। Yeah, so without even giving any medicine, you are treating a patient और उनकी मूवमेंट्स पे आप काम कर रहे हैं, उनके मस्कुलर स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, पोस्चर को अच्छा कर रहे हैं। सो यू नो अपनी ही बॉडी की सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपने इम्यून सिस्टम को डिप्रेस किए बगैर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और मुझे चीज़ बताइएगा कि नॉर्मली जैसे हम सर्जरीज और मेडिसिन की बात करते हैं, जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस है उसमें कितना परसेंटेज का डिफरेंस आ जाता है कि आपके फिजियोथेरेपी कराने से आपका पेशेंट कितनी जल्दी ठीक हो सकता है और जाहिर बज़ाहिर एग्जैक्टली और दवाइयाँ या टीके लगाने से या सर्जरीज के जरिए? ओके, तो कंडीशन टू कंडीशन और डिजीज टू डिजीज वेरी करता है। अच्छा। कि बेसिकली हर चीज के लिए फिजियोथेरेपी नहीं है, जस्ट लाइक दैट हर चीज के लिए मेडिसिन या सर्जरी नहीं है। इट डिपेंड्स कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली कि हम किस चीज को कर रहे हैं। अब सर्जरी किसी भी चीज का लास्ट ऑप्शन होता है। राइट। पहला ऑप्शन आपने अपनी एक बैलेंस डाइट और अपनी एक एक्सरसाइज के थ्रू, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू उस चीज को जितना ट्रीट कर सकते हैं वो आप करेंगे। सेकंड स्टेप आता है मेडिसिन का, एंड देन थर्ड स्टेप अगर कोई चीज उसको सही नहीं कर सकती देन सर्जरी की तरफ आप जाते हैं। मतलब ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है जिसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि पैरालिसिस का है, राइट, तो उसके ऊपर सर्जरीज या मेडिसिन एज सच इतनी जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लाएंगी जितना एक न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट की फिजियोथेरेपी जो है वो एक लॉन्ग रन में इम्पैक्ट लेकर आती है, 1 ईयर 2 ईयर्स के टाइम पीरियड में। सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि एक्यूरेट टाइमिंग्स एक्सरसाइज की क्या होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना होता है कि जी सुबह के टाइम पे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, या बात करिए आप रमजान भी या कैजुअली भी, दोनों तरह से बताइएगा। आप कैसे करते हैं वैसे? बाय द वे मैं तो यूजुअली, क्योंकि आइडियली तो सुबह करनी चाहिए क्योंकि सुबह फ्रेश ऑक्सीजन होती है, आपके फेफड़ों के लिए अच्छा है और आप सुबह सुबह फ्रेश होते हैं और फिर पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। एग्जैक्टली। बट क्योंकि मुझे टाइमिंग मेरी ऐसी है, रूटीन यू नो लाइक काम की और वैसे कि रात को सोने में देर हो जाती है, सुबह तो मुश्किल लगता है मुझे, तो मैं शाम को कहता हूँ एक्सरसाइज, बट आइडियली सुबह करनी चाहिए। रोज़े में हाउएवर अफ्तारी से पहले अगर आप करें तो इट्स द मोस्ट आइडियल। हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों का जिम भी जाने का होता है, घरों में इतना ज्यादा लोग करते नहीं है, जिम के भी फिर प्रॉपर कुछ टाइमिंग्स होते हैं जिसको वो मैनेज कर फिर एक्सपर्ट हुए हैं तो उनसे हाँ वो ज्यादा बता सकती है बेहतर। ओके, सो नॉर्मल रूटीन में तो आपके लिए जिस तरह उन्होंने बताया कि मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। हाँ। क्योंकि आप जिस तरह सुबह उठते हैं आपके मसल्स फ्रेश होते हैं, यू नो पूरी एक जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी के इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो उसी वक्त जो है वो स्टार्ट हो रहे होते हैं, रीबूट हो चुके होते हैं, बिल्कुल रीबूट हो चुके होते हैं। तो आप वहीं पे अगर एक चीज़ स्टार्ट कर देते हैं तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है।
सेकेंडली बहुत सारे लोग अपने काम के बाद शाम के टाइम को प्रेफर करते हैं कि वो जिम को रात के 9 बजे से कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग शाम 5 बजे प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जॉब आवर्स, तो वो टाइम भी अच्छा होता है, बट अगेन मॉर्निंग का टाइम सबसे अच्छा होता है। मतलब एक्सरसाइज हर हाल में अच्छी है रिगार्डलेस ऑफ द टाइमिंग, कभी भी आपको मौका मिले। मतलब ये वही बात है कि तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं और बंदा कहे कि नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड बताओ, तो वो तो ठीक है, लेकिन तीनों अच्छी हैं। ट्रू, Yeah. बिल्कुल। अच्छा, एक और भी बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे अगर रमज़ान के हवाले से देखा जाए तो हमारा जो खाने का, पीने का, एक्सरसाइज का जो एक रूटीन होता है वो बड़ा डिसबैलेंस हुआ हुआ होता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें किस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा इन तीनों चीज़ों को? ओके अब रमज़ान में डिहाइड्रेशन का मसला या फिर आपकी न्यूट्रिशन का कम हो जाने का, उसकी डेफिशिएंसी के मसले बहुत ज़्यादा रहते हैं। या तो लोग बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं रमज़ान के बाद, या फिर बहुत लूज़ कर देते हैं। अब इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो डाइटिंग में यूज़ किया जाता है 16:8 का, Exactly. कि 16 आवर्स आप भूखे होते हैं और 8 आवर्स आपके पास विंडो होती है खाने के लिए। तो मोर और लेस लिटरेचर में जो फास्टिंग है उसको इसके साथ कंपेयर किया जाता है इंटरमिटेंट डाइटिंग वाली जो फास्टिंग होती है। जस्ट डिफरेंस हमारे रोजे में आता है कि हम पानी नहीं पी सकते इस पूरे उस टाइम पीरियड में। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि बजाय इसके आप सुबह को ढेर सारा 1 गैलन पानी पी लें और जैसे ही वो अजान हो उस वक्त एकदम से 2 लीटर वाटर पी लें। दैट्स नॉट द राइट वे, राइट? आपने उसको डिवाइड कर लेना है कि आप 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एटलीस्ट पिए अफ्तार से लेके सहरी तक के टाइम में। अच्छा। तो 1 आवर के डिफरेंस से आप पी सकते हैं, या अगर आप अफ्तार करके सो जाते हैं तो जस्ट ट्राई कि फॉर एग्जांपल 1 ग्लास पिया, हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, फिर 1 लिया, लाइक दैट। और इसी तरह मॉर्निंग में भी सहरी से के टाइम पे भी आप इस तरीके से बना लें, करें। थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल, क्योंकि एकदम से वो चीज़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता, राइट? और वो आपकी बॉडी में स्वेलिंग ज़्यादा कॉज करती है। अच्छा, राइट। कमिंग टूवर्ड्स आपकी जो डाइट का एक पैटर्न है, फ्राइड फूड जो होता है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इन दिनों में। तो आई नो इन दिनों में सबसे ज्यादा इंटेक होती है इन मतलब चीजों ये की। चीज हम रोज हमारे जो भी गेस्ट आते हैं ना सब Yes. यही बताते हैं कि सादा खुराक, दही खाएं, मिर्चें ना खाएं, Yeah. लेकिन इस पे अमल करते वक्त बड़ा मुश्किल होता है। ये क्यों समझ? हाँ, बस वही बात आ जाती है कि करना तो है हमने, वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन Yeah. उसके बाद फिर हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए उसको जरा आप हाइलाइट कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हाँ, हो जाएगी। मतलब कोई ऐसी चीज बताएं कि हम ये सब कुछ करें लेकिन फिर एक्सरसाइज इतनी करें कि वो सब कवर हो जाए। ओके इट्स लाइक कि किसी ने बहुत अरसे अपनी बॉडी को फुल खराब रखा है और स्मोकिंग करता रहा है, और बिल्कुल जिस वक्त कैंसर की स्टेज पे उस वक्त आके डॉक्टर को कह के बस कुछ ऐसा कर दें कि मुझे कैंसर ना हो। इट्स बेसिकली लाइक बड़ा दैट। अच्छे अंदाज में समझ रहे हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज आपको हर एक चीज को एक बैलेंस वे में लेके चलना है। रमजान हमें मयाना रवि सिखाता है कि हम हर चीज को एक बैलेंस पोर्शन में लेके चल सकें। तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज को उस तरीके से लेके चलने की जरूरत भी है। इट्स नॉट लाइक कि आप बिल्कुल भी फ्राइड फूड ना खाएं, बट इतने ज़्यादा पकौड़े, इतने ज़्यादा समोसे 1 गो में खाना, वो ऑफ कोर्स इतना ऑयल आपकी बॉडी में जा रहा है, Right. तो वो बेनिफिशियल तो नहीं है ना। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा तो चलो शौक पूरा आप कर सकते हैं खा के। एग्जैक्टली, छोटे छोटे से पोर्शंस आप बना लें और उसको पोर्शंस में खाएं, एक ही वक्त में ज़्यादा खाने के बजाय। एग्जैक्टली। अब एक्सरसाइज के लिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस तरह से सर ने फरमाया था बिल्कुल स्टार्ट में कि आप सुबह के वक्त कर सकते हैं या आप इफ्तार से पहले कर सकते हैं। बेस्ट टाइम एक्सरसाइज का वो होगा जिसमें आपको एक्सरसाइज के बाद पानी कंज्यूम करने को मिल सके या उससे पहले कंज्यूम करने को मिल सके। अच्छा। अगर आप बीच के पोर्शन में करेंगे तो आपकी बॉडी और डिहाइड्रेशन की तरफ जाएगी। सो बेस्ट थिंग वुड बी कि बाज लोगों के लिए इजी होता है सुबह सहरी के बाद करना, राइट? तो वो सहरी के बाद कर सकते हैं। अच्छा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपने अभी अभी फूड खाया है और अभी वो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगा, Right. तो आपको रोजा ज्यादा लगेगा, वीकनेस ज्यादा आएगी। अब अफ्तार से पहले अगर आप अपनी एक्सरसाइज का रूटीन रखते हैं तो उसमें क्या है कि आपने जैसे ही एक्सरसाइज की है, बर्न आउट हुई है कैलोरीज, नाउ आपके पास एक 10-20 मिनट्स की विंडो है, उसमें आपने कूल डाउन किया एंड नाउ यू कैन हैव फूड। अच्छा। और यूजुअली भी जिम में यही प्रैक्टिस होती है
कि आप जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना जो भी वर्कआउट सेशन होता है, एंड देन उसके बाद थोड़ी सी देर का कूल डाउन पीरियड लेके कुछ ना कुछ खाया जाता है, प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन बार, समथिंग लाइक दैट। सो बेसिकली उस चीज़ को आप ऐसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है चाहे फिजियोथेरेपी हो गई या एक्सरसाइज हो गई, ज़ाहिर है वो कैटेगराइज कर दी जाती है, एक कभी स्टार्टर है, फ्रेशर है जिसको एक्सरसाइज, तो उसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। एक आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, उसका जो रूटीन रहता है उसमें उसको किस तरह से इंटेंसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, और एक पेशेंट आपका है, तो इन सारे डिफरेंट कैटेगरीज में आपकी जो इंटेंसिटी होगी वो एक्सरसाइज की वो क्या है वो बताइएगा। तो सबसे पहले तो ये कि जो इंटेंसिटी है ना एक्सरसाइजेस की, उनको हमेशा कम किया जाता है रमज़ान के में। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर इंटेंसिटी 100% थी तो एटलीस्ट भी आपने उसको 20 to 50% रिड्यूस करना है, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस पेशेंट की या किस पर्सन की बात कर रहे हैं। Right. तो 20 to 50% वो वैसे ही रिड्यूस होगी। सेकेंडली जो रेस्ट का पीरियड है वो बढ़ा दिया जाता है, राइट, इंटेंसिटी कम, रेस्ट ज़्यादा, मोर और लेस लाइक दैट। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अब पेशेंट्स की एक्सरसाइज का जो इंटेंसिटी है वो यूजुअली वैसे ही कम होती है, राइट। कोशिश ये की जाती है कि अगर कोई 6 days a week कर रहा था पहले एक्सरसाइज, तो आप उसको रिड्यूस करके ऑल्टरनेट डेज पे लें। अच्छा, मंडेज, वेडनेसडेज, फ्राइडेज, लेट्स सपोज आपने 3 days कर दिया। सेकेंडली इनकी जो इंटेंसिटी होगी उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कम करके, बिल्कुल अगर 60 मिनट्स का सेशन होता था तो आप 30 मिनट्स पे ले आएंगे। जो इसमें ब्रेक का टाइम पीरियड इंटरवल था उसको आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन कमिंग टूवर्ड्स जो नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, अब उनके अंदर क्या होता है कि वो लोग यूजुअली जिम जाके ट्रेडमिल, साइकिल और एक दो कोई वेट रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। अब वेट रेसिस्टेंस ट्रेनिंग बेसिकली होती है या ट्रेडमिल के ऊपर जब कार्डियक एक्सरसाइजेस करते हैं उनसे आपका वर्कआउट के बाद डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, अच्छा। और कैलोरी ज़्यादा बर्न आउट होती हैं। सो बेस्ट चीज़ ये होती है कि वो भी इस चीज़ को डिवाइड कर लें कि एक दिन अगर कार्डियो कर रहे हैं, दूसरे दिन रेसिस्टेंस करें, देन कार्डियो, देन रेसिस्टेंस, लाइक दिस। फिर हाथों और पैरों की अलग अलग जिस तरह वर्जिशें होती हैं, रेसिस्टेंस की, स्ट्रेंथ की, तो आपने एक पोर्शन जो है एक दिन रख लिया अपर एक्सट्रीमिटी लाइक हाथों की, उसके लिए एक दिन आपने रख लिया पैरों के लिए। ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, अब ऑफ कोर्स उनकी तो हर चीज इसी पर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली कि आपकी फिटनेस जितनी अच्छी है और जितना सही आप चल सकते हैं वही आपको काम पे लेके चलेगा आगे। तो उनके केस के अंदर अब डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी की कंडीशनिंग कैसी रही है बाकी साल के 11 महीने हैं, राइट। अब इस 1 महीने में उनका मेंटेनेंस फेज होता है, जो मुस्लिम एथलीट्स होते हैं इस 1 महीने को उनका मेंटेनेंस फेज की तरह से ट्रीट किया जाता है। मींस कि अगर एग्रेसिव एक्सरसाइजेज उनकी होनी है ना, तो दे ट्राई कि वो रमज़ान से पहले उस पोर्शन को कवर कर लें, और वो जो एक बीच में रेस्टिंग पीरियड आता है जिसमें बस मेंटेनेंस वाली थेरेपी चल रही होती है, वो वाला फेज उनका ये रमजान वाला पीरियड होता है। अच्छा। अब लेट्स सपोज कि उनका टूर्नामेंट है जो कि बिल्कुल ईद के बाद है और उनको एक्सरसाइज बहुत अग्रेसिव करनी है, तो व्हाट दे डू इज कि वो जो आपके सहरी और अफ्तारी के बीच वाला टाइम पीरियड है, रात वाला जो टाइम पीरियड है, वो उसको यूटिलाइज करते हैं आफ्टर इफ्तारी, राइट, ताकि पानी भी पी सकें, कुछ इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो वो भी उसको यूटिलाइज कर सकें। सही सही सही। मेरे ख्याल में जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई। बिल्कुल, बहुत कुछ सीख लिया हमने। लिमिटेड होता है क्योंकि रोजे का टाइम आपको पता है अफ्तारी की तरफ जा रहा होता है, तेजी से गुजर रहा होता है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह विल हैव यू इन वन ऑफ अदर प्रोग्राम्स आल्सो। चलते हैं अब अपने अगले प्रोग्राम की तरफ, एक ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है और अब वक्त हुआ जाता है एक बहुत अच्छे से और ज़बरदस्त सेगमेंट का। मतलब आप कहने लगे कि अब वक्त हो जा रहा है कि मुझे रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी नहीं लगता। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है कुकिंग का और चौधरी तौकीर साहब शेफ़ हैं, सर्टिफाइड शेफ़ हैं। वो हमें एक रेसिपी बताएंगे। आज की रेसिपी क्या है, आइए उनके चल के जानते हैं। तो चलते हैं रमज़ान पकवान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शेफ़ बाबर। आज के रमज़ान पकवान किचन में जो इस रमज़ान की एक रेसिपी हमें ऐसी लेके आए हैं जिसकी मुनासबत आप की ये जो आजकल हमारे बड़ी शिद्दत से जो चीज़ वायरस फैली हुई है, कोविड-19 जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो लोग अपनी डाइट इसके मुताबिक रखना चाहते हैं, उसमें से इस जो आज की हमारी रेसिपी है इसका बहुत ज़्यादा हाथ है। और मैं आपसे ये जो एक मेरी एडवाइस समझ लीजिएगा, इस रेसिपी को आप प्लीज़ गौर से देखिएगा। घरों में आप अक्सर इस चीज़ को बनाते हैं,
लेकिन आज हमारे बनाने में और घर में बनाने में जो थोड़ा सा फ़र्क होगा मैं आपको बताऊंगा, और ये इसकी न्यूट्रिशन भी जो वैल्यूज़ है मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, इसको ज़रूर घर में हमारी बनाई हुई रेसिपी के मुताबिक, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अपने घर में भी मेरी जो फैमिली के बाकी लोग हैं वो भी बनाते हैं इसको, और उनका बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि एक तो ये बहुत सेहतमंद है रेसिपी और बहुत मज़ेदार है और बड़ी ही मकबूल है। और आज की इस रेसिपी को हमने जो थोड़ा सा इस पर वर्क किया है वो थोड़ा सा उस मुमासल से है जो इसका नाम है। इसका नाम है हैदराबाद की खट्टी दाल। तो अब खट्टी दाल तो घरों में बनाते हैं आप सब लोग, अक्सर लोगों को पता है, ख़वातीन को तो बिल्कुल पता है कि इसको कैसे बनाना है, लेकिन आप जो चीज़ देखेंगे हमने जो मुख्तलिफ करनी है और इसमें जो चीज़ें अलग-अलग करके इसमें डालेंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये क्यों इतनी मज़ेदार बनती है। एक तो ये अगर आप दाल चावल खाते हैं तो इससे अच्छी दाल नहीं बन सकती। अगर आप वैसे सूप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो इससे बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिल सकती। मैं इसमें आपको फिश, चिकन, आपकी जो प्रोटीन है सारी की सारी, उससे बेहतर मैं ये कहूँगा कि आप कम अज़ कम हफ्ते में 3 दिन इस रेसिपी को ज़रूर घर में बनाएं, बच्चों के लिए, अपने लिए, बूढ़ों के लिए। तो हम सबसे पहले जो चीज़ हमने ली थी वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल 200 ग्राम सर। 200 ग्राम लिए, लेकिन मेक श्योर कि दाल साफ़ सुथरी हो, किसी अच्छी पंसारी की दुकान से मिली हुई है या किराना मर्चेंट से, जहाँ से भी आपने ली है, साफ़ सुथरी दाल हो। अगर नहीं है तो इसको अच्छी तरह से साफ़ करें, फिर इसको भिगोने पानी में। भिगोने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक सर। हाँ, आधे से पौना घंटा इसको, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं कि जल्दी बन जाए तो वो फिर यह कि इसको पानी में 1 घंटे तक डिबो के रखें। हमने इसको अपने शो के शुरू होने से पहले हमने ये जो चीज़ थी ये बनाई है आपके लिए, और आप देखिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा हमने इसको बनानी कैसे है। मुझे और बाबर को इस रेसिपी को जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ बनाने में हमें तकरीबन 1 दिन लगा। वो इसलिए कि जो घरों में हम बनाते थे वो तो मुझे पता था कि इसको कैसे बनाते हैं। इसको हमने हैदराबादी स्टाइल में, हैदराबादी टच में, उस टेस्ट में कैसे इसको डेवलप किया ये ज़रा आप देखिएगा। तो सबसे पहले सर दाल 200 ग्राम और 3 कप पानी है, उसके साथ ही हम इसको अब इसमें एक छोटा सा टोटका ये भी है कि जो अक्सर लोग घरों में करते हैं कि वो इसको प्रेशर कुकर लगा देते हैं, वो भी ठीक है, उसमें भी जो, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, प्रेशर कुकर ना लगाएं, तो ये जो उसका टेस्ट है ना वो आप देखिएगा प्रेशर कुकर में बनी हुई और इस तरह से बनी हुई, इसके टेस्ट में वाज़ेह फ़र्क होगा। और रेसिपी भी हमारी मुख्तलिफ है, वो रेसिपी भी हम आपसे शेयर करेंगे। 2 सर टमाटर और तकरीबन 7 से 8 मिर्च, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने थोड़ा सा तीखा खाना है तो ये हरी मिर्च जो है इसको ज़्यादा कर लें। साबुत लहसुन सर 8 पीस। लहसुन जितना भी हो आपके लिए, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये चीज़ें। लाल मिर्च थोड़ी सी, 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। और नमक आपने इस्तेमाल करना है जो आयोडीन नहीं है नमक, वो वाला आपने इस्तेमाल करना है। हल्दी सर थोड़ी सी, हल्दी हो और अच्छी नस्ल की हल्दी हो। इमली का पानी तकरीबन ½ कप। और ये इमली का पानी आपने खुद बनाना है। अब इसमें जो चीज़ें मुख्तलिफ होंगी मैं आपको उसका भी जिक्र करता जाऊंगा कि हमने इस रेसिपी में और आपकी रेसिपी में क्या फ़र्क है। 12 से 15 मिनट के लिए इसको हमने दम लगाना है। दम लगाना है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको प्रेशर कुकर लगा सकते हैं। प्रेशर कुकर लगाएंगे तो 5 मिनट, 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनत, तो आधा टाइम जो आप वहाँ पे बचा लेंगे। लेकिन ये कि जब भी आप प्रेशर देके किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती है और उसके टेस्ट में भी कमी आती है। इस तरह से आप इसको बनाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इसका बनने का तरीका है, जैसे पुराने ज़मानों में बनाते थे, इसको दम पे लगा दें। लगाने के बाद फिर जब हम इसको वापस आके तो हमने इसको ग्राइंड भी करना है, करने के बाद हमने इसको जो तड़का लगाना है और तड़के में जो चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है वो भी हम दिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए आप मेरी रेसिपी नोट कर लें। जैसे ही आप वापस आएंगे तो उस वक्त तक हम ये जो है ना हमारी दाल वो पक चुकी होगी।
ये हमने आपको बताया था शॉर्टकट इसका। आप प्रेशर कुकर भी लगा सकते हैं जिसमें 6 मिनट ज़्यादा आपको लगेंगे प्रेशर कुकर में, लेकिन मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि अगर आप इसको 10 से 12 बल्कि 13-14 मिनट भी अगर लगा लें इसको दम लगाने के बाद हमारी जो दाल अब जो है ना बिल्कुल तैयार। जी बिल्कुल गलेगी। अच्छा, अब इसको यहाँ से हमने फिनिश कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए दाल बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसको ग्राइंड करना है और ये बड़ी जो है ना एज अ सूप भी ली जाती है। और ज़्यादातर मेरे को बड़े अच्छे दोस्त हैं जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो फेडरल सेक्रेटरीज लेवल के कुछ दोस्त हैं जिनकी स्पेशल ये फरमाइश होती है कि जी हमने सिर्फ जो आप हैदराबादी खट्टी दाल बनाते हैं ना हमें वो बना के दिखाएं। तो हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम जब भी वो आएँ इसमें एक और चीज़ जो है अभी हम जब आपको इसको ग्राइंड करके तो फिर इसको तड़का लगाएंगे तो 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम टोटका बोलते हैं। तो मैं वो टोटके भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अब ये जो पूरी रेसिपी है ये इतनी काफ़ी है कि 2 बंदे इसको आसानी से चावल के साथ रोटी के साथ या फिर ये है कि आप इसको सूप के तौर पे भी ले सकते हैं। तो अभी ये हम इसको ग्राइंड करने के लिए इसमें हमने टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन जो साबुत डाला था वो कोशिश की कि सारा निकल आए, जी, वो जी। अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। और जी। कुछ दाल ली है तो वो दोनों चीज़ें। अब इसमें जो चीज़ नोट करने वाली थी जो बाबर ने आपको बताई, जो मैंने भी आपको बताना था, तो वो ये है कि जब आपने इसको ग्राइंड करना है आपने आधी क्वांटिटी जो हमने बॉयल की है ना हमने उसमें से आधी दाल जो है वो हमने लेके ग्राइंड करके, और जब ग्राइंड हमने किया था तो हमने इसे आपको याद होगा कि हमने साबुत जो टमाटर छोटे छोटे उसके पीसेस हमने डाले थे और ग्रीन जो हमने इसमें डाली थी चिली जो लंबी वाली मिर्ची हैं वो भी हमने ग्राइंडर में डाली थी। तो वो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ताकि वो जब ग्राइंड होकर वापस आएगी और इसके साथ मिक्स होगी तो दाल जो बनेगी और उसके साथ जब हम इसको तड़का लगा के फिनिश करेंगे तो आपके मुंह में वो चंक नहीं आएंगे, वो ना टमाटर का चंक होगा ना आपके मुंह में जो है ना ये लंबी वाली मिर्च हमारी जो हरी मिर्च इसको हम बोलते हैं वो भी नहीं है। तो हमने इसको किया है। तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल से सूप की तरह ये दाल जो है ये दाल सूप की तरह, लेकिन ये कि इसमें से हमने जो चीज़ घरों में अक्सर वो सारी दाल को निकाल के तो इसको ग्राइंड करते हैं। सारी को ना करें, आधी को करें, इसमें आपका टेस्ट और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी ज़्यादा बनेगी। सर साथ शिफ्ट कर देंगे, साथ जी, तड़का जी। बनाएंगे। हमने 2 जो है अपना चूल्हे इसलिए लिए थे कि अब दूसरे पे हमने इसका तड़का बनाना है। अब तड़का जो है ना असल टेस्ट जो है ना इसमें ये जरा बाबर दिखाइएगा, ये देख लें जी कलर इसका देसी घी, ये खालस देसी घी है। आप हर शो में आप देखते हैं कि 90% मेरी जो रेसिपीज होती हैं मैं या देसी घी में बनाता हूँ या इसको आप अगर देसी घी घर में नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑयल अच्छी किस्म का हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आपने देसी घी इस्तेमाल करना है। सरसों के दाने जी जी वो डालना है इसमें। अच्छा, अब इसमें हमने देसी घी को गर्म और उसमें राई के दाने, सरसों के बीज। तो ये चीज़ें बड़ी ये चीज़ें जब तड़का लगाते हैं ये चीज़ें इसमें नहीं है क्योंकि ये हैदराबादी है। इसमें वो चीज़ें हम एक एक करके इसलिए बता रहे हैं कि ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं जो घर में आप लगाते हैं। घर में तो आप सीधा सीधा लेते हैं, अदरक लेते हैं या आप लहसन लेते हैं, लहसन का आप देसी घी में या देसी घी के बगैर भी तड़का बना के इसमें डाल देते हैं और ये घर में फिनिश हो जाती है। हमारी ये जो रेसिपी अब आगे जो 3-4 स्टेप्स हैं वो हैदराबादी खट्टी दाल के अलहदे हैं जो घरों में बनाते हैं। अब इसमें एक और चीज़ जो बड़ी मज़ेदार है कि दाल में अगर आपने थोड़े से टेस्ट को किक देनी है तो हमारे पास कनौर के जो होता है घर में ना क्यूब्स, आप अक्सर घरों में देखते हैं, बल्कि तकरीबन मैं हर घर में देखता हूँ कि आपकी फ्रिजों में लोगों के पड़े होते हैं कनौर क्यूब्स, वो जो पड़े होते हैं वो इस्तेमाल करने के लिए वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो आप उसकी जो क्यूब्स की 1 या 2 कनौर के वो जो चिकन के जो पाउडर है जिसको आप कहते हैं वो निकालें, क्यूब्स निकालें और वो इस दाल में डाल दें। आप देखिएगा उसकी वजह से भी आपके टेस्ट में बड़ा मज़ेदार किस्म का ना इजाफा होगा। सर लहसुन हमने डाला है, 3 से 4 पीसेस को काटा हुआ था तो वो हमने ऐड किया इसमें।
हमने लहसुन डाला है और उसके अलावा हमने राई के दाने डाले। हाँ जी। तो अब ज़रा इस पे गौर कीजिए कि देसी घी में हमने इसको तैयार करना है। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि घरों में देसी घी लेते हैं, लेने के बाद उसमें अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, लहसुन डालने के बाद फिर इसको बना के जल्दी से इसके ऊपर तड़का लगाते हैं। लेकिन अब जरा हमारा तड़का गौर करते जाइएगा, और ये जब आप इसको घर में बनाएंगे ना तो इसका जो मज़ा है वो मेरी जिस तरह से बातों में आपको लग रहा है ना कि मुझे बयान करते हुए मुझे मज़ा आ रहा है, तो इसके बाद फिर ये है कि ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। और इसके खाने के बाद जब आप इसको तड़का देंगे ना पेप्सी और 7 अप का, तो आप देखिएगा किस तरह से ये चीज़ जो है ना आप इसको एंजॉय करते हैं। लहसुन को सर गोल्डन ब्राउन करना है जी, सलसल हिलाते रहना है जी, ये लाजमी है। अक्सर ख़वातीन को इन चीज़ों का पता है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे वो घरों में नहीं करते, वो इस रेसिपी में हम ऐड कर रहे हैं। और यही वो चीज़ है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी न्यूट्रिशन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, और फिर ये है कि बड़ी डाइजेस्टिव किस्म की ये है। और 3 चीज़ें मैंने बताई थी आप रोटी के साथ। रोटी कौन सी? फुल्का रोटी, जिसके ऊपर आपने लगाना है देसी घी। क्या बात है, आप कहेंगे ये चस्के ले रहे हैं, दाल भी बना रहे हैं, तो ये है ही दाल चस्के वाली। तो आपने चावल वाइट राइस ले लें, वो इसमें डाल लें और खा लें इसको। या फिर ये कि थोड़ा सा वाइट जीरा, जी, अब वाइट जीरा इसमें डाल लें। तो 3 चीज़ों के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूप के तौर पे, और जो सबसे मेरा पसंदीदा जो है वो चीज़ वो यही है कि मैं इसको एज ए सूप पूरा बाउल भर के, तो फिर इसको आप अफ्तारी के बाद खाने की जगह इसको इस्तेमाल करें। 5 से 6 मिर्च सर साबुत लाल, सर बेजल, फ्रेश बेजल। अच्छा, अब हमने इसको किसके साथ रिप्लेस किया है? आपने अक्सर देखा होगा घरों में वो कड़ी पत्ता डालते हैं। आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे जब हमने इसको डाला है तो इसमें हल्का सा जो ना ये थोड़े से इसको पानी लगा हुआ था, तो उसकी वजह से तो ज़रा एहतियात कीजिएगा जब आपने तड़का बनाना है इसका ना, तो इसके ऑयल के जो छींटे हैं उससे ज़रा बचिएगा। और दाल आपने नीचे नहीं लगने देनी, ये भी ख्याल कीजिएगा कि वो कहते हैं चस्के चस्के में आपकी दाल ही खराब हो जाए। सर ये इतनी थिकनेस है, हाँ, ये बिल्कुल अपने लेवल पे आ गई है। अभी हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, इसमें से निकाल के इसमें जो ऑयल है हमारा, ये सब टोटके हैं। आप और अब मैं बना के जो मेरे सारे हमारे जो दोस्त हैं कैमरामैन, हम इनके साथ ये शेयर करेंगे। वो अपने कमेंट्स तो नहीं आपको दे सकते, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ इतनी मज़ेदार बनी है और मेरी सबसे पसंदीदा जो चंद डिशें हैं उनमें से ये एक है। तो अब हम इसको निकाल लें बाहर। ये ज़रा आपने अक्सर सुना होगा जी फलां की दाल बड़ी मशहूर है, फलां का दाल चावल बड़ा मशहूर है। ये वो चीज़ है जो आप घर में बनाएं तो आपकी कास्ट भी बहुत कम है, मज़ेदार चीज़ है। और मैंने आपको बताया था अगर इसमें चिकन डालनी है तो आपने किनौर के जो है ना, किनौर क्यूब्स चिकन के, वो आपने इसमें डालने हैं। ले जी, वाह, अब इससे अच्छी रेसिपी और देसी घी में बनी हुई, और हल्का सा ऊपर छट्टा लगा दिया हमने धनिया का, धनिया का। और आखिरी चीज़ जो मैंने जिसका मेरी रेसिपी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन मेयोनेज़ है और यूनिलीवर के थ्रू ये आती है, और पाकिस्तान में अब ये आ चुकी है, सारे पूरे पाकिस्तान में ये, मैं समझ लें कि इसको एक तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने शो के ज़रिए, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ तो वहाँ पे तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये सारी दुनिया में है और पाकिस्तान में अब हर जगह पे ये अवेलेबल है। मेयोनेज़ है ये हेलमंड्स की, इसको घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें, और बच्चों की बड़ी पसंदीदा चीज़ है। और ये अंडों से बनी हुई है, और इसमें यह है कि आप जो तकाज़े हैं ना, जिसमें ज़रूरी है कि चीज़ साफ़ सुथरी बनी हो और टेम्परेचर पे मेंटेन करके इसको बनाया गया, तो आप ज़रूर घर में इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा टोटका, जो वलायती टोटका, जो कि मैं अमेरिका में भी यूज़ करता था, और मेरी बहुत सारी डिशेज हैं जिसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। नहीं जनाब, आज की ये खूबसूरत आपके रमज़ान के लिए, आपके किचन के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी न्यूट्रिशन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इससे अच्छी रेसिपी
आप जो मर्जी रेसिपी और ट्राई करें, लेकिन इससे अच्छी रेसिपी इन 3-4 स्टेप्स के लिए और नहीं बनेगी। और आज हमने स्पेशल फरमाइश पे ये रेसिपी आपके लिए बनाई है, और इसके साथ आप इस्तेमाल कीजिएगा 7 अप या पेप्सी, ताकि फिर थोड़ा सा आपका जो है ना टेस्ट में किक भी आए। और आज की इस रेसिपी के साथ मुझे और बाबर को दी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल फिर एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेके आएंगे। कल तक के लिए मुझे और बाबर को दी इजाज़त। खुदा हाफिज़। जी जनाब, वंस कैन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है और मेहमानों से भी मुलाकात हो गई, हमने बहुत अच्छा पकवान भी देख लिए, लेकिन अब इजाज़त का वक्त आता है। अच्छा, मैंने समझा कि अभी कोई और प्रोग्राम भी जो आप दिखाएंगे, लेकिन नहीं, बात सही आपने की, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ जा रहा है। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी सोच के साथ मैं अपने व्यूअर्स को छोड़ के जाऊंगा। हम बात कर रहे थे सदक़े की, हम बात कर रहे थे खैरात की, और रमज़ान मुबारक में अक्सर लोग, अक्सर मुसलमान बहुत ज़्यादा सदका करते हैं, खैरात करते हैं। ये वेल्थ बांटने से, खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं। ये वाहिद चीज़ है, सदका खैरात जो आप करते हैं, ये आपको इसका सिला मिल रहा होता है, यहाँ भी और ऊपर भी मिलेगा। और एक सबसे आसान सदका जो है ना समरा, जो मैंने ट्राई भी किया, ट्राई एंड टेस्ट एंड बिलीव मी इट्स वेरी इफेक्टिव। अच्छा। और मैंने कैसे ट्राई किया मुझे तो नहीं पता था। सामिया खान है एक एस्ट्रोलॉजर जो अक्सर प्रोग्राम में आते हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं हो सकता, आप चिड़ियों को दाना डाल देते हैं। मैंने कहा ये तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन हम अक्सर करते हैं 2 दिन 4 दिन फिर भूल जाते हैं, बर्तन पड़ा रहता है, और आपको पता है फिर वो परिंदा याद रखता है, वो रोज आता है। ये आजमाई हुई चीज मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि आप अपने हाथ से डालें, हत्तुल विसा, और अगर मजबूरी हो, आप घर ट्रैवल कर रहे हैं, फिर आप किसी की ड्यूटी लगा दें, लेकिन जो ही वापस आए हाथ से डालें। मैंने ये शुरू किया, 10-12 साल हो गए, और यकीन कीजिए कि ऐसा ऐसा परिंदे बढ़ते गए, और इतने परिंदे आते हैं। और जिस दिन थोड़ा सा कम हो, जिस दिन फसल का सीजन होता है जिस जमाने में, जिन दिनों में, तो वो कम आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो वहां चले जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं मिस करता हूँ। तो ये भी एक सदका जारिया है। तो परिंदों को पानी, दाना, खुराक अगर आप डाल देंगे, ये सदका जारिया है। तो ये यकीनन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बहुत सवाब भी मिलता है, और यकीनन आप डिफरेंस फील करेंगे। इस सोच के साथ खातिन आज़ाद, फारूक हसन और समरा को दे इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।